नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन बात निचोड़ की और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर है और आए दिन लाखों नए मरीज सामने आ रहे हैं, हजारों मरीजों की मौत भी हो रही है। लेकिन इसी बीच राहत देने वाली बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 136 करोड़ प्लस की आबादी में क्या वैक्सीनेशन 100% संभव है? आखिर है तो कैसे और कब तक? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद है जनपद बागपत से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनुराग मित्तल जी। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर स्वाति जी और बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारू ढाका जी। आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपनी डिबेट शुरू करें, मैं आप सभी मेहमानों का 2-2 मिनट का समय चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि क्या देश में 100% वैक्सीनेशन संभव है? यदि हाँ तो कब तक और कैसे? मैं सबसे पहले डॉक्टर अनुराग जी से जानना चाहूँगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए सर। नमस्कार डॉक्टर अरुण जी, डॉक्टर चारू जी एंड डॉक्टर स्वाति मैम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया समसामयिक विषय पर। आज का सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न ये है कि कोविड से कैसे बचा जाए। एक ऐसी बीमारी जिसकी एपिडेमियोलॉजी क्लियर नहीं है, जिसकी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ अगर कोई हमारे पास रेमेडी बचती है तो वो वैक्सीन है। प्रिवेंशन ही एक इसकी रेमेडी हमें दिखाई देती है और उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम पूरे देश को कैसे वैक्सीनेट करें। 130 करोड़ का एक देश और उसमें सब तक वैक्सीनेशन पहुंचाना ये एक बहुत टफ टास्क है, परंतु असंभव कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि पहले हम अपने सीनियर सिटीजन्स को पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को करेंगे, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को करेंगे, उसके बाद हमने एक एज गैप बढ़ाया। पर अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वेव जो आई उसने हमारे सब प्लानिंग्स को चौपट कर दिया। रही बात इसकी कि क्या ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है, परंतु इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी पड़ेंगी। जब हम 10 दिन में 15 दिन में एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव कराने में सक्षम हैं तो वैक्सीनेशन क्यों नहीं? हमारे पास टीकों की बात है, हम आत्मनिर्भर हैं और एक ऐसा देश जो पूरे विश्व के 70% भाग को वैक्सीन कैटर करता हो जी, तो उसे बनाने में हमें अपनी क्षमताओं पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्नवाचक है। हम निश्चित रूप से वैक्सीन का उत्पादन भी कर सकते हैं पर्याप्त मात्रा में और वैक्सीन को लगा भी सकते हैं। केवल और केवल अब समस्या आती है टाइम स्पैन की, कि हमें एक लिमिटेड टाइम स्पैन पे जल्दी से जल्दी अपने देश को वैक्सीनेट करना है। मेरे ख्याल से अगर हम दिन रात इसमें मेहनत करें, एक हमें कमिटमेंट के साथ इसमें लगे तो ये संभव है। राठी जी। डॉक्टर चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, आपके क्या विचार है? किस तरीके से क्या ये संभव है तो कैसे और कब तक? 2 मिनट के लिए। देखिए, मैं डॉक्टर अनुराग की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। भारतवर्ष ने आज तक कितने ही चैलेंजेस का सामना किया है और हर चैलेंज से हम लोग ही विजयी हुए हैं। भारत पूरे विश्व का लीडिंग वैक्सीन प्रोड्यूसर है। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम अपने देश में कोरोना की वैक्सीन नहीं बना सकते, कोरोना की वैक्सीन नहीं पहुंचा सकते। समय लगेगा, हर एक चीज में समय लगता है। नए तरह का वायरस है, ये नई तरह का चैलेंज है, समय लगेगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जल्दी से जल्दी भारत में हर एक इंसान वैक्सीनेट होगा। काफी हद तक वैक्सीनेट हो चुके हैं, डॉक्टर्स, सीनियर सिटीजन काफी हद तक वैक्सीनेट हो चुके हैं। जल्दी ही नॉर्मल लोग, हर एक कोई, और धीरे धीरे बच्चों की तरफ भी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम डेफिनेटली एक्सटेंड होगा। पूरी तरह से ये संभव है और करके भी दिखाएंगे। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर स्वाति जी आपसे भी इस मुद्दे पे 2 मिनट के लिए चर्चा चाहूँगा। 2 मिनट अपने विचार रखिए आप। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हालांकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, जैसा हमें पता है 130 करोड़ है जी जी। बट आपको ये पता है कि हमने पल्स पोलियो वैक्सीनेशन करके पोलियो भी एलिमिनेट करा है। अगर हमने पोलियो एलिमिनेट करा है तो बिल्कुल कोरोना के लिए भी 100% वैक्सीनेशन कर सकते हैं।
हाँ, ये जनता को समझना बहुत जरूरी है, जनता को ही चाहे मीडिया को, सबको समझना जरूरी है कि क्योंकि इतना लार्ज पॉपुलेशन है तो हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। देखिए अभी पिछले महीने तक आपको पता है लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। अब अचानक सारी जनता आगे आके कह रही है हमें वैक्सीन चाहिए। देखिए अगर वैक्सीनेशन अगर हमें 50 वैक्सीन चाहिए तो प्रोडक्शन 100 ही होगी, 1000 नहीं करके रखेंगे। ये जनता को समझना है। तो देखिए धीरे धीरे अब डिमांड बढ़ रहा है तो वैक्सीन की प्रोडक्शन भी बढ़ाएगी। आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि गवर्नमेंट आगे आके वैक्सीन की प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाएगी और हमारे पास और भी वैक्सीन आने वाली है। अभी जाइडस की भी वैक्सीन आएगी और स्पुतनिक की तो बात चल ही रही है, तो हमारे पास 4 वैक्सीन अवेलेबल होंगी। एंड आई थिंक सबसे बड़ा हमारे पास अभी चैलेंज है जनता की जो रेसिस्टेंस है वो कम करना है। जनता को आगे बढ़ना है वैक्सीनेशन कराने के लिए। अभी केसेस बढ़ गई है तो जनता आगे आ रही है, अब फिर कम हो जाएंगे तो कोई भरोसा नहीं है कि फिर आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए जब तक जनता की 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सरकार कुछ भी चाहे वो अपना वो टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी। तो जनता और सरकार को साथ हाथ मिला के जाना है, अकेले से कोई काम नहीं हो पाएगा। सरकार तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ी महामारी है इसमें जनता को और सरकार को दोनों को एक साथ मिलके और एक सीधे तरीके से काम करना और जनता को पूरा सहयोग करने का। डॉक्टर साहब स्वाति जी आएंगे आपके पास। अब डॉक्टर अनुराग जी से जान लेते हैं कि जिस तरीके से वैश्विक महामारी फैली हुई है, हम अपने आप को कैसे बचाएं डॉक्टर साहब इससे? डॉक्टर अनुराग जी। देखिए सर, इसमें मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट आंसर जी। आप बचाव ही करके इससे बच सकते हैं। और बचाव के 2 तरीके हैं कि जो मास्क लगाएं, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल तो नहीं कहूंगा मैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, और उसके अलावा वैक्सीनेशन इज द बेस्ट आंसर। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मास्क लगाना और डिस्टेंसिंग इनका तो पालन करना ही पड़ेगा। और मैं आपसे जो आपने मुद्दे की जो शुरू किया था, मैं कहना चाहूंगा कि अभी डॉक्टर स्वाति ने बहुत अच्छी बात कही कि ये हमने पोलियो को अचीव किया, हमने पोलियो इरेडिकेट किया। देखिए हमने पोलियो जो इरेडिकेट किया उसमें 2 चीजें मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। एक तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, हमें कम्युनिटी को मोबिलाइज करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा हमारे साथ क्या है कि हम लोग बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज करें। मैंने पहले भी कहा कि हम विश्व के 70% आबादी को वैक्सीन दे रहे हैं हम भारत जी। तो हम अपने देश के लिए क्यों नहीं बना सकते, जबकि टेक्नोलॉजी हमारी है कोवैक्सीन वाली, उसके लिए हमें किसी को पे नहीं करना है। वो ऑक्सफोर्ड की टेक्नोलॉजी तो मान लीजिए कि हमारे पार्टनरशिप में है, पर ये तो हमारी स्वदेशी टेक्निक है, जो कन्वेंशनल मेथड से हमारी वैक्सीन बनती थी उसी से बना रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और आई विल अप्रिशिएट दैट इनिशिएटिव, और मैं समझता हूं कि वो इनिशिएटिव पहले लिया जाना चाहिए था कि उन्होंने जो वैक्सीन बनाने वाली अन्य कंपनियां हैं उनको भी इन्वॉल्व कर। पता होगा बुलंदशहर में एक यूनिट इन्होंने ली है और उस यूनिट से वैक्सीन बनाई जाएगी कोवैक्सीन। ऐसे ही भारत के पास एक ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट करके जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक वैक्सीन कंपनी है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड जी, बहुत बड़ी वैक्सीन की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मैं सजेशन भी दूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि गवर्नमेंट उसको यूज करे, उसकी क्षमता बहुत है। तो बेस्ट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज हो। हमारे पास ऑलरेडी WHO का पोलियो इरेडिकेशन का, हमारे पास पोलियो प्लस का सारा स्ट्रक्चर तैयार है। आवश्यकता है कमिटमेंट की और उसको यूज करने की। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि वैक्सीनेशन की तो बात चल ही रही है और हम युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन कर भी रहे हैं, भले ही अभी तक हम कुछ ही लोगों को वैक्सीन लगाई हो, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पर चली है। लेकिन डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से देश में स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बदहाल है, स्टाफ की कमी हमारे पास है, कहीं ना कहीं इसको लेके आप क्या कहेंगे? कोरोना को लड़ने में कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि स्टाफ अगर हमारे पास होगा तो अगर हमारे पास मरीज की संख्या बढ़ेगी तो हम उसको अच्छी तरीके से देख पाएंगे। लेकिन इन चीज़ों का अभाव है, वैक्सीन का भी डॉक्टर साहब हमारे पास अभाव है, तो ऐसे में हम कैसे लड़ पाएंगे? सर मैंने आपसे कहा ना, मैंने निवेदन किया। देखिए आपने स्टाफ की बात करी, हमारे पास ये है प्लेंटी ऑफ स्टाफ। हमें प्राइवेट डॉक्टर्स को, प्राइवेट पैरामेडिकल्स को हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा
जी। अकेले अगर हम पब्लिक हेल्थ से चाहे, पब्लिक हेल्थ अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती। जी। दूसरी बात जो मुझे लग रहा है कि इस समय एक बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता है, वो है ट्रेनिंग की। जी। आपने रिसोर्सेज बाहर से, विदेशों से आपने अरेंज कर लिए, जो हमारे पास इन हाउस है उनको आपने अरेंज कर लिया, परंतु जो ट्रेनिंग्स के अभाव में क्या हम उन रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हैं? आपके पास वेंटिलेटर्स आ गए, आपने ले लिए, पर हमारा कितना स्टाफ उसके लिए ट्रेन है कि जो उसको यूज कर सके, जो यूज कर तो सके। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि ऑनलाइन सेशंस शुरू करे और मैक्सिमम हमारे पैरामेडिकल्स, नर्सिंग स्टाफ और हमारे डॉक्टर्स, दे शुड नो हाउ टू यूज द वेंटिलेटर्स, उनका प्रयोग कैसे करें। जी। तो ये लड़ाई तो हुई क्यूरेटिव। हम बात करेंगे प्रिवेंटिव की। प्रिवेंटिव के लिए यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम दूरियां बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये सब चीजें एक आम आदमी के लिए और सबके लिए ये है कि जो बचाव के लिए हैं। मैंने दोनों ही पक्ष आपके सामने रखे। नहीं, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, क्या एक मान के चलिए चिकित्सा क्रांति की भी आवश्यकता देश में है फिलहाल? जी सॉरी, चिकित्सा क्रांति की भी आवश्यकता क्या देश में है? देखिए, हम मतलब ये एक दुर्भाग्य की बात है डॉक्टर अरुण राठी जी, कि हम लोग अपनी जीडीपी का एक बहुत कम हिस्सा हेल्थ के लिए दे रहे हैं जी। और ये आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से आज तक हमारा सबसे नेग्लेक्टेड अगर कोई सेक्टर रहा है वो हेल्थ रहा है जी। इस बार भी कहने को सरकार ने हेल्थ के लिए पैसा बढ़ाया, परंतु उसमें अगर वैक्सीनेशन का पैसा आप अलग निकाल लें तो वो हिस्सा पहले से भी कम बैठता है जी। तो हेल्थ पे ज्यादा जीडीपी का यूज हो, एक निश्चित रूप से अब वो समय आ गया जैसे हम औद्योगिक क्रांति की बात करते थे, हम कृषि की हरित क्रांति की बात करते थे। बिल्कुल। Am I audible? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन करेंगे आपसे चर्चा, क्योंकि मैं डॉक्टर स्वाति जी से इन्होंने अभी जो एक सुझाव दिया था कि अदर कंपनियां, डॉक्टर स्वाति जी क्या आप बताएंगे कि जिस तरीके से अभी हमारे पास कुछ ही कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, क्या हम अदर कंपनियों को भी इसके लिए आगे बढ़कर उनसे वैक्सीन बनवा सकते हैं? जो ये फॉर्मूला है बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डॉक्टर अनुराग ने कहा, बिल्कुल जैसे डॉक्टर अनुराग ने कहा है, कोविशील्ड तो देखिए हमारी इंडिजिनस वैक्सीन नहीं है तो उसका प्रोडक्शन तो हमारे हाथ में नहीं है, बट बिल्कुल हाँ, कोवैक्सीन हम दूसरी कंपनियों को जो केपेबल है उनको दे सकते हैं। आई थिंक सरकार को इस बारे में कोई डिसीजन लेना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब बताएंगे कि जिस तरीके से जो व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुका, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसको कोरोना से जूझना पड़ रहा है, उसको भी कोरोना हो रहा है। देखिए, जहां तक वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना की बात है, जो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं जी, चाहे कोविड की वैक्सीन हो चाहे किसी और बीमारी के लिए भी वैक्सीन हो, 100% प्रोटेक्शन कभी भी नहीं होता है। और ये तो सबको पता ही है, कोविशील्ड की एफिकेसी 70% है, कोवैक्सीन की ऑलमोस्ट 80-81% है। इसका मतलब ये है अगर 100 लोग लगाएंगे वैक्सीन तो 80 लोग प्रोटेक्ट होंगे, बाकी जो 20-30% लोग हैं वो फिर भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। बट हाँ, ये माना जाता है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो सीवियर डिजीज और डेथ होती है उसकी चांसेस बहुत ही कम होती है, और वो है जो हमारी हेल्थ केयर को क्रिपल करती है। जो अब हम कह रहे हैं ना कि हमारा हेल्थ केयर इस चीज से जूझ नहीं पा रहा है। अगर आप देखोगे पिछले साल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ भी यही हुआ है, वो नहीं हैंडल कर पाए इन स्पाइट ऑफ अ हायर जीडीपी। हालांकि वी नीड रिवोल्यूशन इन हेल्थ सेक्टर, बट इन स्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ जीडीपी टू हेल्थ सेक्टर, वो भी इतना ज्यादा केस लोड को नहीं हैंडल कर पाए। क्योंकि देखिए ये पैंडेमिक सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन में नॉर्मली जब एक पेशेंट भर्ती होता है 100 हजारों पेशेंट को जरूरत पड़ती है बेड की, तो इसमें शायद कितनी भी अच्छी हेल्थ केयर हो वो कोलैप्स करेगी। तो वैक्सीन से क्या होता है, जो सिवियर डिजीज का लोड कम पड़ता है, और यही चीज है जैसे मैंने कहा हेल्थ केयर को ट्रिपल करता है। अगर सिवियर डिजीज नहीं हुई तो हमें बेड्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, और माइल्ड डिजीज जैसे मैंने कहा 20-30% जो अफेक्ट होता है उसमें अगर माइल्ड डिजीज हो तो वो घर पे रह के ही सेटल हो जाते हैं। तो वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि हमने रक्षा कवच पहन लिया अभी हमें कुछ नहीं हो सकता, वो वाली बात नहीं है। उसके बावजूद भी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल
कहीं कहीं प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बात की, लोगों में भ्रांति है कि कौन सी बेहतर है? देखिए, इस टाइम पे जो वैक्सीन मिले वही बेस्ट है जी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कोविशील्ड चाहिए या कोवैक्सीन चाहिए, मैं इसी के लिए इंतजार देखूंगा, क्योंकि आप वैक्सीन के इंतजार के चक्कर में एक बीमारी को भी बुलावा दे रहे हो, क्योंकि ये इतनी कंटेजियस बीमारी है। अगर आप वैक्सीन लगा इसको तब हाँ, हम इंतजार नहीं कर सकते, समय पे हमें जो मिल जाए उसी को हमें लगवा लेना चाहिए। जी डॉक्टर चारू जी, हम आपके पास आएंगे और जानेंगे आपसे कि जिस तरीके से अब बच्चों में भी यह बीमारी तेजी से फैल रही है और ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती बन रही है हमारे देश में। अगर बात करें यूपी से, हरियाणा से और उत्तराखंड से भी डेली नए नए केसेस आ रहे हैं। अभी आपको बता दूं, ताज़ा मामला उत्तराखंड का है, जहां पे 5000 बच्चे कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों को लेके क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, ये जो सेकेंड वेव कोरोना की आई है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वेव में भी बच्चे अफेक्ट हुए थे, लेकिन जो सेकेंड, ये जो म्यूटेंट वायरस है कोरोना का, ये बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। बच्चों के लक्षण ना सिर्फ बुखार, खांसी, जुकाम है, शरीर पे लाल रंग के चकत्ते पड़ना, दस्त लगना, उल्टी लगना, लेथार्जी होना, बच्चा खाना पीना छोड़ देगा, इस तरह के जनरल लक्षण भी हैं जो कई सारे वायरल इलनेसेस में पाए जाते हैं। अभी तक पूरे विश्व में भी होगा इनके साथ साथ क्या? जी हाँ, फीवर भी इसका एक कॉमन लक्षण है। जो हम लक्षण किसी भी वायरल इलनेस में देखते थे, कोविड के लक्षण उसी के जैसे हैं। तो कई बार हमको लगता है जी मामूली सा बुखार है, छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस सेकेंड वेव में आए, बच्चों को बहुत अफेक्ट कर रहा है। पूरे विश्व में अभी तक बच्चों के लिए कोई भी कोविड के अप्रूव नहीं। जी। हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, ये सवाल है। देखिए, बच्चों को बचाने का तरीका है कि इस वायरस का ट्रांसमिशन सोसाइटी में रोका जाए। जो बड़े लोग जो जिस तरह के प्रिकॉशंस उनको बताए गए हैं, मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, हैंड्स को सैनिटाइज करें, यदि किसी को लक्षण है वो आइसोलेट करे, लक्षण आने पर टाइमली ट्रीटमेंट लिया जाए। जब सोसाइटी में कोविड का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कम होगा, उसी से बच्चे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। 2 साल से कम के बच्चे मास्क भी नहीं लगा सकते। तो अब ये सब पेरेंट्स की, फैमिली की ड्यूटी है कि उनको इस तरह के क्राउडेड प्लेसेस से, जहाँ पे कोविड का रिस्क हो सकता है, उससे बचाया जाए। बच्चों को जितना पॉसिबल हो इंडोर रखा जाए, आना जाना बंद किया जाए, और नॉर्मल जो हाइजीनिक मेजर्स होते हैं जैसे कि हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग, बाहर से लाई हुई कोई भी वस्तु है उन सबको भी, इन सबको प्रैक्टिस किया जाए। तो जब सोसाइटी में कोविड का ट्रांसमिशन कम होगा, बच्चे ऑटोमेटिकली बचेंगे। कोई भी वैक्सीन अभी बच्चों के लिए अप्रूव नहीं है। बहुत छोटे बच्चों में मास्क भी अलाउड नहीं है। बच्चों के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। यदि किसी की कंडीशन वर्सन होती है, उसको टाइमली तौर पे स्टेप वाइज मैनेजमेंट करना है। यही सब स्टेप्स है जो हम बच्चों को बचाने के लिए अपना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और कहीं ना कहीं क्योंकि बच्चों को लेके हमारी जो पीड़ा है, और जो पेरेंट्स जो एक्टिव रहते हैं, मन में पीड़ा भ्रांति रहती है, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, एज है, तो वो क्या करते हैं, वो मास्क भी लगा सकते हैं और सावधानी भी रख सकते हैं। लेकिन बच्चे इतने नादान होते हैं, उनको इन चीज़ों से जानकार अनभिज्ञ होते हैं बच्चे, तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं क्या जिस तरीके से अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है और बीमारी गंभीर होती जा रही है, क्या हम कम डोज करके इसी वैक्सीन को बच्चों को लगा सकते हैं, कम मात्रा में? देखिए, कम डोज की वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं रिकमेंडेड है। धीरे धीरे रिसर्च जैसे आगे आ रही है, दूसरे देशों से भी, हमारे देश के भी, उम्मीद है जल्दी ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन का शेड्यूल आ जाएगा, वैक्सीन की अप्रोप्रिएट डोज आ जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग और इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिग बच्चों के लिए किसी भी तरह की वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। कम डोज में, नॉर्मल डोज में कोई भी वैक्सीन नहीं है। आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देना है, और उनका इन जनरल डाइटरी इंटेक अच्छा रखना है। अच्छी डाइट देनी है जिससे बच्चों की इम्यूनिटी अंदर से बूस्ट हो। यदि वो इस इन्फेक्शन को कॉन्टैक्ट करते भी हैं तो उनकी रिकवरी फास्ट हो। किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं रिकमेंडेड है अभी बच्चों में। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग जी, जिस तरीके से हम एलोपैथी उपचार कोरोना के लिए ले रहे हैं, तो क्या आयुर्वेद उपचार कितना कारगर है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं इसमें क्योरेटिव पे तो आपने बहुत सुना होगा, मैं प्रिवेंटिव पे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, आयुर्वेदा में
एक चीज, एक शब्द आता है स्वर्ण प्राशन जी ये हमारा एंशिएंट सिस्टम ऑफ इम्यूनाइजेशन था जी जो हम लोग पहले इसको यूज करते थे। जी और उसमें कुछ डिफाइंड टाइम होते हैं, कुछ नक्षत्र की स्थिति होती है जी जो वर्ष में 10 बार या 15 बार ही आता है। उस दिन एक कुछ गोल्ड की भस्म है और उसके साथ बनाए भी कुछ शहद के साथ बना जी के वो बच्चों को चटाते थे जी और उसको चटाने से बच्चे का इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट होता था। तो आजकल ये एक अच्छे अच्छे जो आयुर्वेदा सेंटर्स है मैंने देखा वहां पे, जी वहां स्वर्ण प्राशन का बहुत अच्छा से वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और स्वर्ण प्राशन दे भी रहे हैं। जी जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में वो यूज कर रहे हैं, एनआईए जयपुर में यूज कर रहे हैं। तो स्वर्ण प्राशन को भी हमें अपने, क्योंकि स्वर्ण प्राशन टाइम टेस्टेड है, उसके लिए मुझे किसी रिसर्च की भी जरूरत नहीं है कि आईसीएमआर के सामने डेटा में रखूं, क्योंकि वो टाइम टेस्टेड है। जी तो हम स्वर्ण प्राशन को भी इम्यूनाइजेशन के साथ ऐड कर सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जनरल ये बहुत केवल अच्छी कोविड जानकारी की डॉक्टर बात नहीं साहब करता हूं। कि जिस तरीके से आपने बताया कि स्वर्ण प्राशन, तो इसकी मात्रा किस तरीके से हम बच्चों को दें? स्वर्ण प्राशन की वो डिफाइंड मात्रा है सर, वो शास्त्रों में लिखी है, उसके अनुसार उसको शहद में मिला के चटाना होता है बच्चे। जी और वो पहले वो केवल जैसे गुरु पुख्य नक्षत्र में देते हैं, रवि पुख्य नक्षत्र में देते हैं, जब रविवार वाले दिन पुख्य नक्षत्र आए, गुरुवार वाले दिन पुख्य नक्षत्र आए, तो जी उसमें उस बच्चे को चटा करके उससे उसकी इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। और ये हजारों हजारों वर्ष पूर्व ये चीजें पुरानी हमारे परंपरा है शास्त्रों सर, में वर्णित है। बिल्कुल पुरानी जी परंपरा है सर ये हमारी। हाँ जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे वैक्सीनेशन की जो गति है इसको बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं? सर गति की अगर आप बात करें, आई थिंक गति तो वो होनी चाहिए, इट शुड बी 24/7, जी 24 घंटे हो, 7 दिन हो, इसके लिए कोई समय नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा था, मेरी माय सिस्टर इज इन यूएस, तो वहां पर वो ड्राइव कर रही थी तो रास्ते में टोल नाका पे उससे रोका और उससे पूछा कि आर यू वैक्सीनेटेड। जी उसने कहा नो, तो जी उसने गाड़ी में ही उसको वैक्सीनेशन कर दिया, 15 मिनट बाहर वेट करने के लिए कहा रोड साइड, और उसके बाद भेज दिया जूस पिला करके। जी तो आई थिंक इंडिया जैसे कंट्री में भी ये ड्राइव इन ड्राइव्स और 24/7 ड्राइव्स ये चलनी चाहिए। वैक्सीनेशन और केवल इतना युद्ध स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब कोई हथियार नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि युद्ध स्तर पर चलनी चाहिए, वैक्सीनेशन हो भी रहा है, लेकिन एक बार मैं तथ्यों की तरफ जाऊं तो लगभग देश की आबादी 136 करोड़ प्लस है, और अगर इसमें हम वयस्क की बात करें तो 94 करोड़ है, और इतनी बड़ी संख्या में हमें वैक्सीनेशन के लिए लगभग 188 करोड़ डोज चाहिए होगी। और यदि डॉक्टर साहब जिस तरीके से अभी आपने बताया कि युद्ध स्तर पर और 24 घंटे वैक्सीन लगनी चाहिए, तो 73.6 लाख डोज प्रतिदिन लगनी चाहिए, जो वर्तमान समय से 5 गुनी है। तो तब जाकर कहीं ना कहीं हम अपने पूरे देश की जनता को वैक्सीनेशन कवच से युक्त रख सकते हैं। और ये डॉक्टर साहब 16 जनवरी से चल भी रहा है, आपको बता दूं 4 माह हो चुके हैं और 18 करोड़ प्लस लोगों को अभी तक हम वैक्सीन लगा पाए हैं। सर इसमें तेजी तो लानी होगी ना, हमें जी प्रोडक्शन में भी तेजी लानी होगी, हमें वैक्सीनेशन में भी तेजी लानी होगी। जी देखिए ये समय ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 महीने में हिंदुस्तान जैसे मुल्क को हम वैक्सीनेट कर जाए, जी पर ये जितना जल्दी कर सकते हैं। अभी एक सबसे बड़ी थ्रेट ये आ रही है कि थर्ड वेव की जो वार्निंग है वो आ रही है। थर्ड हाँ वेव में सर, डॉक्टर चारू ने बताया कि बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जी तो जी अभी इनके पास ये अलार्म है। तो हमें हमारे पास ना तो बच्चों के लिए कोई क्लिनिकल रिसर्च डेटा है हमारा वैक्सीन का, और बच्चों को हम कैसे बचाएं अपने, जी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन नहीं है, अब तक कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है एस्टेब्लिश्ड। तो हमारे पास एक ही जरिया है वैक्सीनेशन, उसके लिए रिसर्च डेटा नहीं है हमारे पास बच्चों को, तो कैसे बचाएंगे हम थर्ड वेव से बच्चों को। सही बात है ये डॉक्टर भी साहब, एक हमारे सामने बहुत चैलेंज आ रहा जब है। तक वैक्सीन का हम कवच सबसे नहीं होगा पहले तो बच्चों को बचाने में हमें थोड़ी कठिनाई तो जरूर होगी, लेकिन अगर हम सावधानी बरते, प्रिकॉशन रखें, तो जिस तरह से डॉक्टर चारू ने बताया, तो हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं और कोरोना जैसी भयंकर महामारी से बचा सकते हैं। डॉक्टर स्वाति जी सर से। बच्चे इतने चंचल होते हैं, बच्चों को संभाल के रखना, क्योंकि हाँ, अबोध होते हैं बच्चे, अबोध होते हैं सर, उनको संभाल संभाल के के रखना रखना एक बहुत टफ टास्क है। बिल्कुल।
और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरीके से पेरेंट्स के पास भी सर बहुत ही कम समय होता है, तो ऐसे समय में क्योंकि जिस तरीके से पहले हमारे परिवार थे, सब एक साथ रहते थे, बाबा दादी सब साथ रहते, तो बाबा दादी की जिम्मेदारी बच्चों के साथ हो जाती थी। लेकिन जब पेरेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको तो अपने वर्क पे जाना पड़ेगा ना सर, तो ऐसे में बच्चों को घर में छोड़ना और किसके भरोसे छोड़ा जाए, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम प्रिकॉशन रखें तो हम बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर स्वाति जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाती है, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतर होना चाहिए? देखिए, कोवैक्सीन में पहले और दूसरी डोज में 1 महीने का गैप होना चाहिए जी। और कोविशील्ड पहले जब स्टार्ट हुई थी 1 महीने के अंतराल में लगती थी, बट अभी जो यूके की स्टडीज आई है उसमें ये बताया गया कि जो एफिकेसी है उसकी अगर आप 12 वीक्स के बियॉन्ड लगाओगे, मतलब 3 महीने के अंतराल में लगाओगे, तो एफिकेसी बेटर है। तो अभी सरकार ने उसकी वो डोजिंग इंटरवल बढ़ा दी है, तो अगर कोविशील्ड लगाया है तो सेकेंड डोज आपको 12 to 16 वीक्स के बीच में कभी भी लगा सकते हो। ये लेटेस्ट अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस अपडेट करी है अभी इसी हफ्ते में। मैम, अगर किसी मरीज की दवाई पहले से कोई दवाई चल रही है, क्या उसको भी वैक्सीन लगाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो शुगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, हर कोई वैक्सीन लगवा सकता है। ऐसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बस वैक्सीन की 1-2 कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर कोई पहले बहुत सिवियर एलर्जी हुई है जिसके वजह से कभी एडमिट होना हुआ, किसी स्पेसिफिक ड्रग एलर्जी हुई है या पहले कोई वैक्सीन से एलर्जी हुई है, तभी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और फिलहाल प्रेगनेंसी और जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं उनमें भी स्टडीज नहीं तो फिलहाल गवर्नमेंट ने उनके लिए सकती, वरना मेजॉरिटी पेशेंट्स लगा सकते हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी जानकारी और आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आज कल एक ट्रेंड बन चुका है, लोग अल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भ्रांति, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक मैसेज भी सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि जो व्यक्ति अल्कोहल लेता है उसको कोरोना नहीं होता। क्या जो व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है वो भी वैक्सीन लगवा सकता है? और वैक्सीन के बाद क्या अल्कोहल बंद करना पड़ेगा उसको लेना? देखिए, एक्चुअली अल्कोहल अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए वो एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, मतलब आपकी इम्यूनिटी को कम कर ज्यादा मात्रा में। उनमें तो इम्यूनिटी एज सच ही इम्यूनिटी बहुत कम होती है, और कोरोना क्या है वो बहुत सारी बीमारियां पकड़ते हैं, तो एक वो रिस्क रहता है। तो अल्कोहल जो रेगुलरली लेते हैं वो अवॉइड करना ही बेटर है। केवल कोरोना के लिए नहीं है, बाकी बीमारियों के लिए भी वो एक वो है मैसेज है कि अल्कोहल बहुत ज्यादा अवॉइड पीना नहीं चाहिए। और वैक्सीन के बाद भी देखिए, अल्कोहल जो पहले भी ज्यादा पी रहा है उसको मैं ऑलरेडी अवॉइड करने जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन गंभीर बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। आज़ादी से लेकर आज तक अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती तो कहीं ना कहीं प्यास के बाद कुआं खोदने वाली स्थिति पैदा ना होती। ना तो लोगों के पास दवाई पहुंच रही है, ना ही वैक्सीन पहुंच रही है, क्योंकि अभी तक मात्र 18 करोड़ प्लस लोगों को वैक्सीन लगी है, जबकि देश की जनसंख्या 136 करोड़ प्लस है। तो यह गंभीर समस्या बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि आखिर 100% लोगों तक वैक्सीन कब तक पहुंचेगी।